हाय एवरीवन, वेलकम टू राजा हब। दोस्तों, मैं आफ्ताब आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है हमारा तुगलक वंश। दोस्तों, इससे पहले मैं गुलाम वंश और खिलजी वंश का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको जो है तुगलक वंश को समझना आसान हो जाए। तो दोस्तों, तुगलक वंश से भी लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए तुगलक वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है इतिहास में, जिसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वह है 1320 से 1412 ईस्वी, यानी तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक चलेगा। और तुगलक वंश का जो संस्थापक हुआ वह हुआ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और उसके बाद फिर तुगलक वंश चला। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो कार्यकाल था वह 1320 से 1325 ईस्वी तक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से 1325 5 साल का कार्यकाल था और इसका मूल नाम गाजी मलिक था। वास्तविक नाम जो था गयासुद्दीन तुगलक का वह गाजी मलिक था, लेकिन वह जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। किसके नाम से बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ये नाम याद रखिएगा, गाजी मलिक जो है उसका मूल नाम था गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक मंगोल के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण जो है अलाउद्दीन ने इसे दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। अलाउद्दीन के समय क्या था? गयासुद्दीन तुगलक वह दीपालपुर का गवर्नर था। क्योंकि यह क्यों नियुक्त किया था इसे दीपालपुर का गवर्नर? क्योंकि यह मंगोल के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करता था। ठीक है, तो इसलिए इसे दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है कि इसने अपने पूर्ववर्ती शासक जो खुसरो खां था उसके द्वारा बांटे गए धन को वापस लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, पूर्ववर्ती शासक जो खुसरो खां था उसके द्वारा बांटे गए धन को वापस लाने का प्रयत्न किया। जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे खुसरो खां, उनके द्वारा जो भी धन बांटा गया था यह वापस लाने का प्रयत्न करता है। और इसी रूप में इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को भी धन वापस करने को कहता है। निजामुद्दीन औलिया जो है वह धन वापस करने से मना कर देते हैं, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया को दंडित करना चाहते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि उसी समय बंगाल में विद्रोह हो जाता है और गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल के अभियान पर जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को कहा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप जो है धन को वापस कर दीजिएगा, नहीं तो आप दंडित किए जाएंगे। तो उसी में निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि हुनुज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है। देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा कि हुनुज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, तो बंगाल, और ऐसा ही होता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से जब दिल्ली वापस लौटता है तो तुगलकाबाद शहर में लकड़ी के महल गिर जाने से जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और वह दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसने कहा है कि अभी दिल्ली दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसको कहा? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, हुनुज दिल्ली दुरस्त। और वह बंगाल के अभियान से वापस लौटता है तो तुगलकाबाद शहर में जो है लकड़ी के महल गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ कार्य जो किए थे वह क्या क्या किए हैं, वो देखते हैं। कि यह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ आधार दिया और डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की। ठीक है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, संचार व्यवस्था को सुदृढ़ आधार दिया और डाक व्यवस्था की शुरुआत की। और इसने जो है गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। 29 बार जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ और सबको गयासुद्दीन तुगलक ने सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है, तो इसीलिए जो है मंगोल के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने इसे दीपालपुर का गवर्नर भी नियुक्त किया था। तो दोस्तों, 3-4 पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा गयासुद्दीन तुगलक को कि हुनुज दिल्ली दुरस्त। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा था हुनुज दिल्ली दुरस्त? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को, अभी दिल्ली दूर है। उसके बाद
पहला सुल्तान जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था की शुरुआत की, 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल आता है, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक से भी लगभग सभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम से। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी। इसका जो मूल नाम था वह जोना खां था। जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था, और अन्य नाम में जो है उलूग खां था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि सुल्तान बनना जो है ईश्वर की इच्छा है, यानी ईश्वर की इच्छा के बगैर सुल्तान नहीं बना जा सकता है। देखिए, इसने कहा कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है, यानी सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर के इच्छा के बगैर कोई भी सुल्तान नहीं बन सकता है। इसलिए इन्होंने अपने सिक्कों पर जो है अल सुल्तान जिल्ले इलाही, यानी जो है सुल्तान ईश्वर की छाया है, खुदवाता था। अपने जो सिक्के थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के चलवाए उसमें क्या खुदवाता था? अल सुल्तान जिल्ले इलाही, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है। और यह पूरे सल्तनत काल में जो है मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था और सर्वाधिक बुद्धिवादी भी, ठीक है। सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक और सर्वाधिक बुद्धिवादी भी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। देखिए, पूरे सल्तनत काल में सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था और सर्वाधिक बुद्धिवादी भी था। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ योजनाओं को देखिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 नई योजनाओं को जारी किया था। तो सबसे पहला जो जारी किया था वह द्वाब में कर वृद्धि को, द्वाब में जो है कर की वृद्धि कर दी थी। द्वाब क्या होता है कि दो नदियों का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे द्वाब कहते हैं, और वह जो क्षेत्र होता है वह उपजाऊ होता है, द्वाब के क्षेत्र। तो वह क्या किया कि द्वाब के क्षेत्र में करों की वृद्धि कर दिया। फलस्वरूप वहां पे जो है अकाल और प्लेग फैल जाता है, जिसके कारण जो है वहां के किसान सही से उपज नहीं उगा पाते हैं और कर की वसूली नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण जो है वहां पे विद्रोह हो जाता है और यह योजना असफल हो जाती है, द्वाब में कर की वृद्धि की। दूसरा जो योजना है वह है राजधानी परिवर्तन की योजना। वह जो है राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाता है। वह इसलिए राजधानी परिवर्तन करता है क्योंकि वह अपनी राजधानी को केंद्र में स्थापित करना चाहता है, जिसके कारण वह जो है दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ बहुत सारे जनसंख्या में जो है लोगों को लेकर देवगिरी पहुंचता है और फिर से राजधानी परिवर्तन करके वह वापस दिल्ली आ जाता है, और वह फिर से उसे संभालने में बहुत समय लगता है। फलस्वरूप यह भी योजना जो है असफल हो जाती है, राजधानी परिवर्तन की। अगला जो योजना थी वह थी सांकेतिक मुद्रा का चलाना। सांकेतिक मुद्रा जो है, जो अभी वर्तमान में मुद्राएं चल रही है, वह सांकेतिक मुद्रा है। जो अपने मूल्य के तुलना में कम होते हैं उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि वह जितने भी सोने के सिक्के थे उसे सभी लोगों से वापस ले लिया, सभी जनताओं से जो है वापस करने को कहा सोने के सिक्के, और उसके बदले जो है उन्हें तांबे और कांसे के सिक्के पकड़ा दिए और खुद सोने के सिक्के रख लिए और कहा कि अब जो है यह सिक्का चलेंगे, तांबे और कांसे के सिक्के। फलस्वरूप क्या होता है कि नकली सिक्कों का प्रचलन हो जाता है, नकली सिक्के काफी बाजार में आ जाते हैं और फलस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक को सभी सिक्कों को वापस लेना पड़ता है और फिर से जो है सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। तो यह भी योजना जो है असफल हो जाते हैं, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का चलाना भी असफल हो जाता है। अब जो है दो अभियान को देखिए, जो दोनों अभियान जो है असफल रहा था। पहला जो है वह है खुरासान अभियान। खुरासान जो है मध्य एशिया में पड़ता है और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि खुरासान मतलब कि मध्य एशिया में जो है आक्रमण करने की एक नीति बनाती है। तो खुरासान अभियान के तहत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी सेना तैयार करती है, जो लगभग 3,70,000 की सेना को तैयार करती है, और उन सैनिकों को जो है 1 साल का एडवांस वेतन दे देती है। फलस्वरूप क्या हो जाता है कि मध्य एशिया में सब कुछ ठीक हो जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक की यह भी योजना असफल हो जाती है, जिसमें उनका 1 साल वेतन जो दिया पहले एडवांस वह भी खत्म हो जाता है और यह अभियान भी पूरा नहीं हो पाता है। तो
यह योजना भी जो है असफल हो जाती है, खुरासान अभियान का योजना। और फिर जो अगला अभियान था वह था कराची अभियान। कराची अभियान जो है यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह भी अभियान जो है असफल हो जाती है, यह भी सफल नहीं हो पाता है। तो यह 5 जो है अभियान थे मोहम्मद बिन तुगलक के, जो कि पांचों अभियान असफल हो जाते हैं, जिसमें दोआब में कर वृद्धि करता है जो कि अकाल एवं प्लेग फैल जाने के कारण यह असफल हो जाती है। राजधानी परिवर्तन करता है, दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, यह भी असफल हो जाती है, फिर से उन्हें दिल्ली को राजधानी बनाना पड़ता है। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा को चलाना, सोने के सिक्के वापस ले लिए और तांबे एवं कांसे के सिक्के चलाएं और नकली सिक्के चल जाने के कारण जो है यह भी योजना असफल हो गया। और फिर 2 अभियान थे, खुरासान अभियान और कराची अभियान। तो यह 5 योजनाएं जो है असफल हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसके बारे में कहा जाता है कि सर्वाधिक साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार दिल्ली सल्तनत में किसके समय हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ है। अब अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का, या हरिहर और बुक्का जो है दोनों भाई है, दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का ने किया, और बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के समय हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और बहमनी राज्य की भी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया और बहमनी राज्य की स्थापना बहमन शाह द्वारा किया गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को उन्नत बनाने के लिए दीवान एक कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना करता है। कृषि को जो है उन्नत करने के लिए दीवान एक कोही नामक जो है एक कृषि विभाग की स्थापना करता है। और यह पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कृषि भूमि के आकलन के लिए जो है रजिस्टर का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिनार नामक जो है सोने के सिक्के चलाए और अदली नामक जो है चांदी का सिक्का चलाया। तो क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के और चांदी के सिक्के किस किस नाम के चलाए, तो दिनार नामक जो है सोने के सिक्के चलाए और अदली नामक चांदी का सिक्का चलाया। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जो कि हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। ठीक है, हिंदुओं के त्यौहार में होली में भाग लेने वाला कौन सुल्तान रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री है इब्न बतूता। इससे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है इब्न बतूता किसके समय जो है भारत आया था, तो यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया 1333 ईस्वी में। और यह कहाँ का था, तो मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। और 1342 ईस्वी में इसे अपने राजदूत के रूप में जो है चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन भेजा था अपने राजदूत बनाकर। और जो है इब्न बतूता, इसके एक पुस्तक है रेहला में जो है इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के घटनाओं का वर्णन किया है, रेहला में देखने को मिल जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो रेहला नामक पुस्तक में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका वर्णन किया है। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो है 1351 में जो है सिंध में थट्टा के पास इसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में। और बदायूनी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कि एक सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। ठीक है, इनकी मृत्यु पर ऐसा बदायूनी ने कहा है कि जो है
सुल्तान को जो है अपने प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो बदायूनी ने दिया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है सुल्तान बनता है, जिसका कार्यकाल है 1351 से 1388। ठीक है, 1351 से 1388। और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इसने अपना राज्याभिषेक जो है 2 बार करवाया। इसने अपना क्या किया? राज्याभिषेक 2 बार करवाता है। पहला जो राज्याभिषेक करवाया वह सिंध में ठट्टा में करवाया और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में करवाता है। तो यह पूरे दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला शासक कौन रहा? तो फिरोज शाह तुगलक रहा, जो कि अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यह पहला सुल्तान था। ठीक है, जजिया कर क्या है? तो यह गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाला कर है और ब्राह्मणों पर पहली बार जो है जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी। ठीक है, तो जजिया कर को ब्राह्मणों पर पहली बार लगाने वाला जो है फिरोज शाह तुगलक है। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि 24 जो कर थे उनको समाप्त कर दिया और केवल 4 करों को रखा। 24 जो कर थे प्रचलन में उन्हें समाप्त करके केवल 4 करों को रखा, जिसमें जजिया, जकात, खराज और खुम्स थे। ठीक है, 24 करों को समाप्त कर दिया और 4 कर को लगाया, जजिया, जकात, खराज एवं खुम्स को। उसके बाद 4 जो है निम्न कार्य किए। देखिए, पहला जो कार्य किया वह दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दीवान खैरात क्या है? तो यह विधवाओं को आर्थिक सहायता दिया जाता था। विधवा और महिलाओं को जो है आर्थिक सहायता दिया जाता था दीवान खैरात के रूप में। दूसरा जो था वह दीवान इस्तिहाक था, पेंशन विभाग था। दीवान इस्तिहाक क्या है? पेंशन विभाग है, पेंशन दिया जाता था। तीसरा जो है दारुल शफा। दारुल शफा जो है यह खैराती अस्पताल है, यानी यहाँ पैसा नहीं लगता था किसी का इलाज कराने में। ठीक है, जिसे दारुल शफा कहा जाता था। दीवान ए बंदगान, यह दास विभाग था। तो यह जो है 4-5 कार्य किए थे जो कि बहुत ही प्रचलन में रही थी। दीवान ए खैरात विधवाओं की आर्थिक सहायता करने के लिए, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग के लिए, ठीक है, दारुल शफा खैराती अस्पताल था, दीवान ए बंदगान दास विभाग था। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक सुधार एवं निर्माण कार्य। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया, जिसमें 5 बड़ी नहर को बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। इसने हक ए सरव, यह हक ए सरव क्या है? तो एक सिंचाई कर लगाया हक ए सरव के नाम पर, जिसमें इसका जो है उपज का 1/10 कर वसूला। उपज का 1/10। हक ए सरव क्या है? एक सिंचाई कर है, जिसमें यह जो है यह कर लगाया हक ए सरव के नाम से और 1/10 के रूप में वह कर को वसूला। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगवाए और 150 कुएं खुदवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? 1200 फलों के बाग लगवाए और 150 कुएं खुदवाए थे। और इसने अनेक नगरों को बसाया था, जिसमें देखिए हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे शहर बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। इसने क्या किया कि अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया था। अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली किसने मंगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यह क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि अशोक के स्तंभ को दिल्ली मंगवाने वाला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की जो है तूफानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी एक मंजिल, जिसके निर्माण के स्वरूप में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल को बना दिया, यानी टोटल 5 मंजिल करवा दी कुतुब मीनार की। तो फिरोज शाह तुगलक ने बाद में कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य जो है पूरा करवाकर टोटल 5 मंजिल करवा दिया गया। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं आत्मकथा लिखी। स्वयं की आत्मकथा लिखने वाला फिरोज शाह तुगलक, जो फतुहात ए फिरोज शाही के नाम पर जो है अपना
खुद का वह पुस्तक लिखा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं की आत्मकथा लिखने वाला फतवात फिरोज शाही। इसके समय में बर्नी ने फतवा ए जहांदरी एवं तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, बर्नी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? फतवा ए जहांदरी और तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ बर्नी ने लिखा है। फिर देखिए शम्स ए सिराज अफीक ने भी तारीख ए फिरोज शाही के नाम से ग्रंथ लिखा। तो यह जो है शिक्षा के क्षेत्र में यह इतने ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा सुल्तान है जिसने स्वयं की आत्मकथा लिखी है, तो फिरोज शाह तुगलक फुतुहात ए फिरोज शाही को लिखा है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक से संबंधित अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है, इसने सैनिकों को जो वेतन देता था वह जागीर के रूप में दिया जाता था। सैनिकों को वेतन जो दिया जाता था जागीर के रूप में, यानी कोई जमीन दे दिया गया वेतन के बदले में। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आए कि वेतन के बदले में जागीर दिया जाने वाला कौन शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था, वेतन के रूप में जागीर के रूप में दिया जाता था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया, यानी अगर आप मेरे यहाँ सैनिक है तो आपके जो वंश होंगे वह भी मेरे यहाँ सैनिक के रूप में कार्य करेंगे। तो सैन्य पदों को जो है वंशानुगत कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक किसका अनुयायी था? तो सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था। ठीक है, और 1388 में जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और इतिहासकार एल्फिंस्टन ने क्या कहा? इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। ठीक है, उसके बाद 2-3 और शासक आते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। और अंतिम जो शासक हुआ वह नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो 1398 से 1412 ईस्वी तक चला। नसरुद्दीन महमूद तुगलक, और इसी के समय जो है 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किसके समय जो है तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय जो है भारत में 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग तुगलक वंश के बाद अब हम लोग अगले वीडियो में सैयद वंश को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।